द स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा पार्ट 3 चैप्टर 1 से लेकर 9 तक। चैप्टर 1 द वॉन्डरर। ज़ाराथुस्ट्रा कहता है कि इंसान चाहे जितना भी सफ़र करे, आखिर में जो चीज़ वो डिस्कवर करता है वो खुद अपना अस्तित्व यानी सेल्फ होता है। हर डिस्कवरी असल में सेल्फ डिस्कवरी है। अब वो तैयार हो रहा है अपने सबसे मुश्किल सफ़र के लिए। चैप्टर 2 ऑन द विजन एंड द रिडल। ज़राथुस्त्रा कहता है कि करेज यानी हिम्मत इंसान को हर चीज़ से ऊपर उठाने की ताकत रखती है, इवन डेथ से भी। अगर हम हिम्मत से देखें तो डेथ भी एक हल्का सा मोमेंट बन जाता है। करेज हमें सिखाता है कि हम मौत से कह सकें, वॉज दैट लाइफ? वेल देन वंस मोर। मतलब अगर जिंदगी ऐसी थी तो चलो फिर से दोबारा हो। यहाँ वो इटर्नल रिकरेंस का कॉन्सेप्ट लाता है। अगर पास्ट अनंत यानी इनफाइनाइट है तो जो भी चीज़ हो सकती थी वो पहले कभी ना कभी हो चुकी होगी। इसी तरह अगर फ्यूचर भी इनफाइनाइट है तो यही मोमेंट दोबारा फ्यूचर में भी रिपीट होगा। फिर ज़ाराथुस्त्रा एक विजन बताता है। उसने एक शेपर्ड यानी चरवाहा देखा जो गले में एक स्नेक से घुट रहा था, नौजिया यानी घिन में तड़प रहा था। फिर उसने सांप का सर काटकर थूक दिया और जोर से हंसने लगा। चैप्टर 3 ऑन इनवॉलंटरी ब्लिस। ज़राथुस्त्रा अभी भी इटर्नल रिकरेंस के ख्याल का सामना करने में असमर्थ महसूस करता है। वो वेट करता है कि इस सोच का दर्द उस पर आए, लेकिन उस वक्त भी वो खुश रहता है। चैप्टर 4 बिफोर सनराइज। ज़राथुस्त्रा हेवंस को प्रेज करता है, कहता है कि आसमान और पूरा यूनिवर्स रीजन और पर्पस के ऊपर नहीं चल रहा। असल में दुनिया चांस और एक्सीडेंट पर चलती है, कोई बड़ी अल्टीमेट वजह या पर्पस नहीं है। चैप्टर 5 ऑन वर्च्यू दैट मेक्स स्मॉल। जब ज़राथुस्त्रा वापस लोगों में आता है तो उसे लगता है कि लोग पहले से छोटे हो गए हैं, इतने छोटे कि अब उसे उनके बीच में रहने के लिए झुकना पड़ता है। लोगों की सबसे बड़ी डिज़ायर ये है, सेफ रहना, किसी से हर्ट ना होना, सिर्फ छोटी सी कंटेंटमेंट पाना। वो अपनी कावर्डाइस यानी कमज़ोरी को वर्च्यू बोलते हैं, मतलब दूसरों को खुश करना, प्लीज़ करना, हर्ट ना करना। लेकिन ज़ाराथुस्त्रा कहता है कि जो अपनी विल एसर्ट नहीं कर सकते वो उसकी नज़र में रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। चैप्टर 6 upon द माउंट ऑफ ऑलिव्स। ज़ाराथुस्त्रा सर्दियों की कठिनाइयों में भी खुशी और थोड़ी सी मलिशियस प्लेजर लेता है। उसे लगता है कि अगर लोग उसकी गहराई और असली खुशी देख लेते तो उन्हें जलन होती, लेकिन अगर वो उसे सफ़र करते हुए देखेंगे तो उनकी जेलसी खत्म हो जाएगी। चैप्टर 7 ऑन पासिंग बाय। एक बड़े शहर के दरवाजे पर ज़ाराथुस्त्रा एक पागल इंसान से मिलता है जिसे लोग ज़ाराथुस्त्रा का बंदर कहते हैं। वो ज़ाराथुस्त्रा की बातें कॉपी करता है। वो ज़ाराथुस्त्रा को कहता है कि शहर में मत जाओ, वहाँ सिर्फ छोटे लोग और छोटी सोच के लोग रहते हैं। ज़ाराथुस्त्रा उसे रोक देता है और कहता है, तुम लोगों को इसलिए हेट करते हो क्योंकि वो तुम्हारी तारीफ नहीं करते, लेकिन मैं लोगों को इसलिए डिस्पाइज करता हूँ क्योंकि वो अपनी असली पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाते। और फिर ज़ाराथुस्त्रा एक लाइन बोलता है, जहां तुम प्यार नहीं कर सकते वहां बस आगे बढ़ जाओ, पास बाय। चैप्टर 8 ऑन अपोस्टेट्स। ज़ाराथुस्त्रा देखता है कि उसके कई डिसाइपल्स वापस गॉड की तरफ चले गए हैं। उन्हें अकेला स्ट्रगल करने से बेहतर लगा कि एक गॉड पर फेथ रखा जाए। ज़ाराथुस्त्रा कहता है कि जब पुराने गॉड्स मरे तो वो इसलिए मरे क्योंकि उन्होंने हंसकर उस गॉड को रिजेक्ट किया जो बोलता था, देयर इज वन गॉड, thou shalt have no other god before me। चैप्टर 9 द रिटर्न होम। ज़राथुस्त्रा अपने माउंटेन वाले घर लौट आता है और अपनी सॉलिट्यूड में खुशी महसूस करता है। वो कहता है कि इंसान अजीब मखलूक है। वो बोलते हैं लेकिन असल में कुछ नहीं कहते, और सबसे गुड लोग असल में सबसे ज़्यादा स्पाइटफुल यानी जहरीले होते हैं। एनालिसिस पार्ट 3 चैप्टर 1 to 9। हमें पहली दफ़ा इटर्नल रिकरेंस का आइडिया चैप्टर ऑन द विजन एंड द रिडल में मिलता है। पार्ट 3 का बाकी हिस्सा बेसिकली ज़राथुस्त्रा के उस स्ट्रगल को दिखाता है जिसमें वो इस डॉक्ट्रिन के कॉन्सिक्वेंसेस को समझने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। सबसे बेसिक लेवल पर इटर्नल रिकरेंस एक सिंपल आइडिया है। जो भी इवेंट होता है वो एक ही दफ़ा नहीं होता, बल्कि इनफाइनाइट दफ़ा होता है। मतलब जो कुछ अब हो रहा है वो पहले भी इनफाइनाइट दफ़ा हो चुका है और फ्यूचर में भी इनफाइनाइट दफ़ा होगा। लेकिन इस डॉक्ट्रिन को नीचे की फिलॉसफी के कंटेक्स्ट में रखना और उसकी इंपॉर्टेंस समझना थोड़ा ट्रिकी है। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या ये डॉक्ट्रिन साइंटिफिकली वैलिड है या नहीं।
और ये भी पूछना चाहिए कि क्या साइंटिफिक वैलिडिटी का इससे लेना देना भी है। ऑन द विजन एंड द रिडल में ये डॉक्ट्रिन बेसिकली इस क्लेम पर बेस्ड लगती है कि अगर टाइम इनफाइनाइट है तो हर इवेंट कभी ना कभी फिर से रिपीट होगा। लेकिन मैथमेटिकली ये क्लेम साउंड नहीं है। एग्जाम्पल के लिए फिलोसोफर जियोर्ज सिमिल एक सोच एक्सपेरिमेंट देता है। सोचो 3 व्हील्स एक एक्सिस पर हैं और हर व्हील के टॉप पर एक मार्क बना है। स्टार्ट में सब अलाइंड हैं। अब अगर पहला व्हील 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, दूसरा 2 रेवोल्यूशंस पर सेकंड और तीसरा 1/π रेवोल्यूशंस पर सेकंड पर घूमते हैं, तो इनफाइनाइट टाइम के बावजूद वो मार्क्स कभी दोबारा परफेक्टली अलाइन नहीं होंगे। फिलोसोफर वॉल्टर कॉफमैन कहते हैं कि नीत्शे ने इस डॉक्ट्रिन के लिए साइंटिफिक वैलिडेशन ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन गिलियस डेल्यूस कहता है कि इटर्नल रिकरेंस का मतलब एक मैथमेटिकल असर्शन से ज्यादा गहरा है। नीत्शे का एक फंडामेंटल क्लेम यह है कि यूनिवर्स कांस्टेंट फ्लक्स यानी लगातार बदलने में है। कोई एब्सोल्यूट, कोई परमानेंट चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सब कुछ विल टू पावर के प्रिंसिपल से चल रहा है, जिसका मतलब है कि हर चीज अपने आप को चेंज और ओवरकम करती है, तो फिर कुछ भी फिक्स्ड या परमानेंट नहीं रह सकता। डेल्यूस के इंटरप्रिटेशन में इटर्नल रिकरेंस का मतलब ये नहीं है कि फिक्स स्टेट्स दोबारा रिपीट होती हैं, बल्कि वो कहता है कि यूनिवर्स में बीइंग यानी किसी परमानेंट स्टेट के होने की जगह बिकमिंग यानी चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके वर्ड्स में रिटर्निंग इज द बीइंग ऑफ दैट विच बिकम्स, मतलब जो चेंज हो रहा है वो ही यूनिवर्स का असली नेचर है और ये चेंज हमेशा रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब है कि कोई फिक्स्ड गॉड, कोई फिक्स्ड मोरालिटी या कोई परमानेंट चीज एग्जिस्ट नहीं करती। सब कुछ चेंज होता है और वो चेंजेस भी इनफाइनाइट दफा रिपीट होंगे। नीत्शे के लिए इटर्नल रिकरेंस इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि सवाल यह है कि हम इस फैक्ट को कैसे फेस करते हैं। हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यूनिवर्स के पीछे कोई अल्टीमेट रीजन या पर्पस नहीं है। चांस और रैंडमनेस उतना ही रोल प्ले करते हैं जितना कोई और फोर्स। हमें यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी हर एक चीज, हमारे बेस्ट मोमेंट्स और वर्स्ट मोमेंट्स, सब कुछ इनफाइनाइट दफा रिपीट होंगे। अच्छी बात लग सकती है कि हमारी खुशी दोबारा रिपीट होगी, लेकिन पेनफुल यह है कि हमारी फेलियर्स और मीडियोक्रिटी भी हमेशा रिपीट होती रहेगी बिना इंप्रूवमेंट के। ज़राथुस्त्रा इस थॉट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करे तो उसे ये मानना पड़ेगा कि वो मीडियोक्रिटी ऑफ ह्यूमैनिटी, जिससे उसे सबसे ज्यादा नफरत है, कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि वो भी हमेशा रिपीट होती रहेगी। चैप्टर 10 ऑन द 3 ईवल्स। ज़राथुस्त्रा उन 3 बुरी चीजों को प्रेज करता है जिनको क्रिश्चियन मोरालिटी कंडेम करती है: सेक्स, पावर की डिजायर, लस्ट टू रूल और सेल्फिशनेस। सेक्स सिर्फ उनके लिए ईविल है जो अपने बॉडी से नफरत करते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करते हैं, ये एक जॉयफुल एफर्मेशन है। लस्ट टू रूल बेसिकली एक और नाम है विल टू पावर का, वो फोर्स जो दुनिया में हर चेंज और इम्प्रूवमेंट को ड्राइव करती है। ये सिर्फ उन्हें बुरी लगती है जो सबसर्विएंट रहना पसंद करते हैं। सेल्फिशनेस का मतलब है अपने आप पर गर्व करना और खुद को एंजॉय करना। सिर्फ कावर्डली लोग जिन्हें अपने आप पर शर्म आती है, इसे अच्छा नहीं समझते हैं। चैप्टर 11 ऑन द स्पिरिट ऑफ ग्रेविटी। हम लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। हम यूनिवर्सल गुड और ईविल के नोशंस में अटक गए हैं। ये सोच के हमें जीने के लिए माफ सिर्फ तभी किया जा सकता है जब हम सिर्फ गुड फॉलो करें। इसे ज़राथुस्त्रा स्पिरिट ऑफ ग्रेविटी कहता है। ये लाइफ को एक बर्डन बनाता है। ज़राथुस्त्रा कहता है कि हमें खुद से प्यार करना सीखना चाहिए, जो इजी नहीं है, और लाइफ को एक टेस्ट या बोझ के बजाय एक जॉय समझना चाहिए, जहां हम अपना खुद का गुड और अपना खुद का ईविल बनाते हैं। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर द ओनली वे टू लिव, ज़राथुस्त्रा कहता है, दिस इज माई वे, वेयर इज योर्स। चैप्टर 12 ऑन ओल्ड एंड न्यू टैबलेट्स। ये चैप्टर 30 शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें नीचे के फिलॉसफी के बहुत सारे थीम्स आते हैं। टैबलेट्स का मतलब है मॉरल कोड्स, क्लियर अलूजन 10 कमांडमेंट्स के टैबलेट्स पर। ज़राथुस्त्रा कहता है कि हमें अपनी पुरानी मॉरलिटीज़ के टैबलेट्स तोड़ देने चाहिए। जो लोग कहते हैं कि ये गुड और ईविल हमेशा के लिए फिक्स्ड है, वो असल में लाइफ के डायनामिक और एवर चेंजिंग नेचर को डिनाई करते हैं। वर्ल्ड एक स्टेट ऑफ बिकमिंग में है, ना कि एक फिक्स स्टेट ऑफ बीइंग में। ज़राथुस्त्रा फ़ैरिसीज़ का जिक्र करता है, उन लोगों ने जिन्होंने जीसस को क्रूसीफाई किया क्योंकि उसने एक नई मोरालिटी क्रिएट करनी चाहिए। ज़राथुस्त्रा कहता है हमें भी क्रिएटर्स बनना चाहिए, जीसस की तरह।
लेकिन एक क्रिएटर के लिए डांसिंग और लाफिंग भी बहुत जरूरी है। चैप्टर 13 द कॉन्वेलेसेंट। जब ज़राथुस्त्रा इटर्नल रीअकरेंस का फुल फेस करने की कोशिश करता है तो उसे नौजिया होती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर 7 दिन तक वो रिकवर करता है। रिकवरी के बाद वो कहता है कि इंसान सबसे क्रूअल एनिमल्स हैं। हमें दूसरों को पेन में देखना पसंद है और हम इसे ही पिटी कहते हैं। ज़राथुस्त्रा को नौजिया इस बात से होती है कि अगर सब कुछ इटर्नली रीअकर होता है तो इसका मतलब ये भी है कि इंसान अपनी मीडियोक्रिटी और स्मॉलनेस में भी बार बार वापस आएंगे। उसके एनिमल्स जवाब देते हैं कि उसकी डेस्टिनी यही है, इटर्नल रीअकरेंस का टीचर बनना। चैप्टर 15 ऑन द ग्रेट लॉन्गिंग। ज़राथुस्त्रा अपनी सोल से बात करता है, कहता है कि उसने अपनी सोल को एनरिच करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। लेकिन फिर वो पूछता है, शुक्रिया किसको कहना चाहिए, मैं जो गिवर हूं या मेरी सोल जो रिसीवर है। चैप्टर 16 द अदर डांसिंग सॉन्ग। इस चैप्टर में ज़राथुस्त्रा लाइफ को एक वुमन के रूप में इमेजिन करके उसके साथ डांस करता है। वो उसके कान में विस्पर करता है कि उसे इटर्नल रीअकरेंस के बारे में पता है। चैप्टर एक बेल के बजने के साथ खत्म होता है और इस क्लेम के साथ, ऑल जॉय वॉन्ट्स इटर्निटी। चैप्टर 17 द 7 सील्स और द येस एंड एमेन सॉन्ग। ज़राथुस्त्रा फाइनली इटर्नल रीअकरेंस को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेता है। वो खुशी से गाता है और रिफ्रेन करता है, फॉर आई लव यू ओ इटर्निटी। पार्ट 3 के ज्यादा हिस्सों में ज़राथुस्त्रा एक ही चीज से स्ट्रगल करता है, इटर्नल रिकरेंस, यानी हर चीज बार बार वापस आती है। लेकिन एंड के 2 चैप्टर्स में जाके वो फाइनली इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है। द कन्वालेसेंट चैप्टर में ज़राथुस्त्रा को प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए सबसे मुश्किल चीज ये एक्सेप्ट करना है कि सिर्फ मोमेंट्स ही रिपीट नहीं होते, बल्कि मीडियोकर यानी आधे अधूरे एवरेज इंसान भी बार बार वापस आते रहेंगे, और उससे ये बर्दाश्त नहीं होता। इससे पहले के चैप्टर्स मेनली इस बात को समझाते हैं कि इंसान मीडियोकर इसलिए हैं क्योंकि वो इटर्नल रिकरेंस जैसे कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाते। नीत्शे कहता है कि जो कुछ भी वो इंसानों में क्रिटिसाइज करता है वो अल्टीमेटली एक ही चीज पर आकर रुकता है। इंसान दुनिया को हमेशा बदलते हुए रूप में देख ही नहीं पाते, लेकिन चेंज ही असली लाइफ का नेचर है। चेंज होता है क्योंकि सब कुछ विल टू पावर यानी अपने ताकत और ग्रोथ दिखाने की इच्छा से ड्रिवन है, और अगर हम चेंज को डिनाई करते हैं तो इसका मतलब है हम खुद लाइफ को डिनाई कर रहे हैं। जब इंसान एब्सोल्यूट्स में सोचना चाहते हैं, जैसे एक ट्रू मोरालिटी, एक ट्रू गॉड, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो वो एक्चुअली स्पिरिट ऑफ ग्रेविटी के अंडर आ जाते हैं। ज़राथुस्त्रा बोलता है कि हमें इन एब्सोल्यूट्स का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। ये स्पिरिट ऑफ ग्रेविटी 2 चीजों का मतलब रखता है। एक तो ये वेट जो हम एब्सोल्यूट्स पे डाल देते हैं, और दूसरा ये भी सीरियसनेस जो एब्सोल्यूट्स की वजह से आती है, जो हमें डांस, लाफ्टर और फ्रीडम से दूर कर देती है। अगर दुनिया को देखने का एक सही तरीका ही फिक्स हो जाए तो इंसान कभी अपना खुद का नजरिया क्रिएट ही नहीं कर पाएगा। नीत्शे की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जीसस को अक्सर क्रिटिसाइज नहीं करता, बल्कि एक तरह से एडमायर करता है। क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट उसकी क्रिटिसिज्म तो स्ट्रांग है, लेकिन जीसस एज अ पर्सन उसके लिए एक नया तरीका बनाने वाला इंसान था। नीत्शे को जीसस की मॉरल टीचिंग पसंद नहीं थी ज्यादातर जगह, लेकिन वो इस बात का रिस्पेक्ट करता है कि जीसस ने अपना खुद का मॉरल व्यू पॉइंट बनाया। सेम उसका एटीट्यूड ज्यूज के लिए है। एक तरफ वो ज्यूज को स्लेव मोरालिटी यानी रीसेंटिमेंट का फाउंडर मानता है जो उसे पसंद नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो उनकी क्रिएटिविटी और स्ट्रेंथ ऑफ विल को एडमायर करता है, क्योंकि उन्होंने अपने हर डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल दिया। चैप्टर 10 में जो 3 इवल्स ज़राथुस्त्रा प्रेज करता है, वो भी एक्चुअली स्पिरिट ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट ही जाते हैं। सेक्स, ये अपने बॉडी और अर्थली लाइफ की सबसे जॉयफुल एक्सप्रेशन है। ये इंसान को प्रेजेंट मोमेंट और चेंज से जोड़ता है और स्पिरिट ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ा होता है। लस्ट टू रूल, ये बेसिकली विल टू पावर ही है जो हमेशा चेंज और ग्रोथ को सपोर्ट करता है। और सेल्फिशनेस, ये अपने अंदर देखना और अपने आप को इंप्रूव करना है। इसके लिए हमेशा सेल्फ ओवरकमिंग और चेंज चाहिए होता है, जो फिर से स्पिरिट ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ है। ज़राथुस्त्रा बार बार ईविल को प्रेस करता है, जो पहले सुनने में अजीब लगता है, लेकिन नीचे का पॉइंट यह है कि जो चीज़ एक पुरानी मोरालिटी में ईविल है, वो एक्चुअली न्यू पर्सपेक्टिव से ज़रूरी चेंज हो सकता है। अगर इंसान को ग्रो करना है तो उसे अपनी पुरानी मोरालिटी तोड़नी ही होगी, और वो हमेशा ईविल लगेगी उन लोगों को जो पुरानी सोच में चिपके हुए हैं। ये सब डिस्कशन लास्ट में इटर्नल रिकरेंस से जुड़ जाता है। इटर्नल रिकरेंस को एक्सेप्ट करना मतलब स्पिरिट ऑफ ग्रेविटी को रिजेक्ट करना, मतलब ये मान लेना कि सब कुछ चेंज होता रहता है और ये चेंज एक रिकरेंस के फॉर्म में आता है। ज़राथुस्त्रा हमेशा लाफ्टर, जॉय और डांस को इटर्नल रिकरेंस से कनेक्ट करता है,
क्योंकि अगर दुनिया में कोई एब्सोल्यूट ही नहीं है तो फिर कुछ भी अननेसेसरली सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इटर्नल रिकरेंस का मतलब है कि हर मोमेंट सिर्फ एक दफा नहीं होता, बल्कि वो हमेशा रिपीट होता रहेगा। और अगर तुम इस मोमेंट को एक्सेप्ट करते हो तो तुम एक्चुअली एक तरह से प्रेजेंट को प्यार करते हो और उसे इटर्निटी तक सेलिब्रेट करते हो। एक तरफ कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना कोई गॉड, ना कोई ट्रुथ, ना कोई एब्सोल्यूट। दूसरी तरफ हर मोमेंट परमानेंट है, क्योंकि वो हमेशा रिपीट होता रहेगा। लेकिन इस रेपिटेशन का कोई अल्टीमेट मीनिंग नहीं है। लाइफ सिंपली वही है जो हम बनाते हैं। अगर हम हर मोमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जैसे वो हमने खुद बनाया है, ना कि बस हमारे साथ हो रहा है, तभी हम उस मोमेंट को एक इटर्नल पावर और जॉय के साथ लिव कर पाते हैं। मतलब सिंपल है, ज़रथुस्त्रा के लिए इटर्नल रिकरेंस एक अल्टीमेट टेस्ट है लाइफ को प्यार करने का। जो बंदा हर मोमेंट को इस तरह जी सके जैसे वो हमेशा रिपीट होगा, वही एक्चुअली अपने लाइफ को हाँ बोल रहा है।